तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और उसमें सेंट्रियोल जो है वो भी एक अहम रोल प्ले करता है। इनफैक्ट साइटोस्केलेटन की जो असेंबली होती है वो सेंट्रियोल उसका एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो थोड़ा सा सेंट्रियोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, बैरल शेप्ड होता है। बैरल का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, ढोलक नुमा कह सकते हैं उसको। पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। पोलराइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब कि दो ऑपोजिट पोल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब वो पोल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अभी इसको हम आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट इसके क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना होता है। कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एक डायग्राम हमने अटैच कर दिया है। तो इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, ये जो है एक सेंट्रियोल है, नीचे दूसरा सेंट्रियोल दिखाया गया है, और ये इस सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें हमको तीन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट यानी कि ट्रिपलेट अरेंजमेंट नज़र आ रहा है। तीन तीन के ग्रुप में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरी लेंथ जो है माइक्रोट्यूब्यूल की रन करती है। तो ये तीन ऐसे, तीन, फिर तीन, 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 तो ट्रिपलेट के फॉर्म में, और 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। कहाँ पाया जाता है सेंट्रियोल? तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द फंगल सेल्स, इवन एल्गल सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में कॉमन नहीं होता। कई बार हम ये कह देते हैं कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ये भी बात हम कर देते हैं। अब जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया उसका ये पॉइंट है कि वॉल ऑफ ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9+0 अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट जो है वो वॉल बना रहे हैं, किनारा बना रहे हैं सेंट्रियोल का बीच में, लेकिन कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं 9+0 अरेंजमेंट। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में डबलेट अरेंजमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट हैं और 9 संख्या है ग्रुप की। तो ये स्पेशल केस है, आपको इसको याद रखना है। बाकी ये तो अटैच्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रोसोम में हमेशा पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें एक को मदर सेंट्रियोल कहते हैं और दूसरे को डॉटर सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये बात अभी आगे आएगी, लेकिन फिलहाल इमेज है सामने तो उसको समझते हुए चलते हैं आगे। इसके प्रॉक्सिमल एंड पे कार्टव्हील स्ट्रक्चर होता है। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब ये है कि सेंट्रोसोम में जहाँ पे ये सेंट्रियोल मौजूद है और जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है, उस इलाके में प्रॉक्सिमल एंड पे जो कार्टव्हील स्ट्रक्चर है वो हमको नजर आता है। अब ये कार्टव्हील जो है वो किस चीज का बना होता है, यानी कि सिंगल कार्टव्हील इज कंपोज्ड ऑफ अ सेंट्रल रिंग, जिसको हम हब कहते हैं, और 9 फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम स्पोक्स कहते हैं। तो एक सेंट्रल रिंग या हब हो गया और 9 फिलामेंट्स हो गए, स्पोक्स हो गए। इमेज में आप देखिए इसको, यहां पे आप देखिए, ये सेंट्रल रिंग है। पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ब्लू कलर से हब लिखा हुआ है। अच्छा, पहले ये बताओ, ये छोटा तो नहीं दिख रहा है जो लिखा है हमने? नजर आ रहा है सबको? डायग्राम के कुछ पॉइंट्स नहीं नजर आ रहे होंगे, वो पीडीएफ में साफ दिखेंगे, क्योंकि हम तो बड़ी स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड पे, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे जैसे बॉटम टू टॉप की तरफ हम चलते चले जाते हैं, उस
उस तरह से कार्टपील लाइक जो स्ट्रक्चर है, कार्टपील मतलब क्या होता है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है उसी तरह से ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लियर होता जाता है। तो ये एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो यहाँ पे किसी तरह का कार्टपील नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ शुरुआत हुई लेकिन यहाँ पे प्रॉपर क्लियर कार्टपील हमको नज़र आ रहा है। तो हब हो गया बीच वाला, और इससे ये जो स्पोक्स निकल रहे हैं, ठीक है, तीलियां जो निकल रही हैं जैसे माचिस की तीली होती है उसी तरह से ये। अब ये जो सेंट्रल रिंग या हब है ये वाला, ये किस चीज का बना हुआ है, SAS6 प्रोटीन का। स्पेसिफिक प्रोटीन है, इसका नाम याद रखना है आपको कि सेंट्रल रिंग जो है वो SAS6 प्रोटीन की बनी होती है, जो कि बनाता क्या है, एक कॉइल्ड कॉइल डाइमर बनाता है। कॉइल्ड कॉइल डाइमर का मतलब क्या हो गया कि एक कॉइल ऐसे होगा और एक कॉइल इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, तो इस तरह से ये कॉइल्ड कॉइल डाइमर तैयार हो गया। और कितने SAS6 प्रोटीन्स या डाइमर हम स्पेशली कहें वो मिलके एक रिंग को तैयार करते हैं, तो टोटल 9 SAS6 डाइमर्स जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और रिंग को या हब को तैयार कर देते हैं, ये जो हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ द सेंट्रियोल में। तो ध्यान रखना है 9+0 अरेंजमेंट का मतलब यही हो गया कि बीच में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाएगा, लेकिन बीच में जो रिंग बन रही है वो SAS6 प्रोटीन के डाइमर से बन रही है और टोटल 9 डाइमर्स हैं। तो ये जो SAS6 रिंग है ये क्या कर रही है, इट इज क्रिएटिंग अ 9-fold सिमेट्री ऑफ द सेंट्रियोल। 9-fold सिमेट्री का मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी अरेंजमेंट जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके किनारा बना रहे हैं और बीच में 9 डाइमर्स मिलके जो है वो हब बना रहे हैं, सेंट्रल रिंग बना रहे हैं, तो 9-fold सिमेट्री ये हो गई। अच्छा, एनिमल सेल्स की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो MTOC पे यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर पे एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, ये सब बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। और ये जो MTOC है इसमें जब सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, तो इसी को हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है MTOC को। तो व्हाट इज दिस, दिस इज MTOC, ठीक है। जितना येलो पोर्शन के अंदर जितना भी इलाका है वो सब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे दो टाइप के सेंट्रियोल्स हैं, टाइप मतलब दो सेंट्रियोल्स हैं, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। एक सेंट्रियोल को हम कह रहे हैं मदर सेंट्रियोल, ठीक है। दूसरे सेंट्रियोल को हम कह रहे हैं डॉटर सेंट्रियोल। इसके अलावा MTOC में और क्या पाया जा रहा है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, PCM, जो कि मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है, सेंट्रोसोम के मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है, इसीलिए उसको हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कह रहे हैं। तो जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रोसोम, एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रोसोम। यहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसा सही भी है कि बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, दे टेंड टू शिफ्ट इन देयर पोजीशन स्लाइट, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज जितनी बार हम ऑब्जर्व करेंगे MTOC को तो उसमें सेंट्रियोल्स ऑलमोस्ट राइट एंगल पे हमको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे इस छोटे वाले डायग्राम में आप देखिए, तो यहाँ पे जब स्पिंडल असेंबली स्टार्ट हो जाती है तो उस दौरान ऑलमोस्ट परफेक्ट राइट एंगल पे अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल्स का, ठीक है। अभी ये जो हमने येलो कलर में आपको ये दिखाया ये क्या है, ये बेसिकली सेंट्रोसोम का मैट्रिक्स है, या जिसको पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कह रहे हैं। ये एक एमॉर्फस मटेरियल होता है। एमॉर्फस का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। अच्छा,
सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइटोसिस के पहले डुप्लीकेट करते हैं और प्रिसाइजली डुप्लीकेट करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हो रही, इंटरफेज में अभी है सेल, अभी माइटोटिक फेज नहीं आई है, तो ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और डिवाइड करने के बाद जब इनकी एक और कॉपी तैयार हो जाएगी तो एक कॉपी एक पोल पे, दूसरी कॉपी दूसरे पोल पे पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से बाईपोलर स्पिंडल असेंबली या फंक्शन होगा। दोनों पोल्स पे स्पिंडल असेंबल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया कि सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, स्पिंडल असेंबली कराना। लेकिन जो एक्चुअल रोल है सेंट्रियोल्स का अभी भी डाउटफुल है, मतलब अनक्लियर है। क्यों? इसका कारण ये है कि ऐसी सेल्स जिनमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम निकाल दिया गया हो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम निकाल दिया गया हो, वो इन दोनों की गैर मौजूदगी के बावजूद बाइपोलर स्पिंडल्स को फॉर्म कर सकते हैं। और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो सेंट्रोसोम इंडिपेंडेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। बात समझ में आई? हमने ये कहा कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो माइटोसिस या माइटोटिक फेज के जस्ट पहले डुप्लीकेट करते हैं और उसके बाद स्पिंडल असेंबली में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ऐसी सेल्स जिसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं है उसमें भी बाइपोलर स्पिंडल्स अरेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यही इकलौता काम तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स का नहीं होगा, तो फिर क्या काम है? तो ये चीज अभी मालूम नहीं है, खोजिएगा जब पीएचडी में जाइएगा तो। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम साइकिल की। सेंट्रोसोम साइकिल का मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली सेंट्रोसोम कैसे डिवाइड करता है, किस किस फेज में, और उसके बाद दोनों पोल्स पे जाके अरेंज हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में इकलौता सेंट्रोसोम होता है जिसका काम क्या होता है, न्यूक्लिएट करना सेल की साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स को। न्यूक्लिएट करने का मतलब क्या हो गया कि सेंटर की तरह ये एक्ट करेगा और इसी सेंटर से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो निकलेंगे बाहर की तरफ। इसी को कहते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लियस मतलब सेंटर की बात हो रही है। तो ये सेंट्रोसोम न्यूक्लिएट करता है और यहां से फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे निकलते हैं। ठीक है, अरेंज हो जाते हैं। अगर स्पिंडल पे असेंबल होना है, अरेंज होना है तो। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन कब होता है? इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल में। अभी ऊपर डायग्राम में भी आपने देखा। तो ये जो प्रोसेस होती है सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन और सेपरेशन की, पहले डुप्लीकेट करेंगे फिर एक दूसरे से अलग होके दूसरे एक एक अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन और सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं सेंट्रोसोम साइकिल। जीवन फेज के दौरान जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एस फेज के दौरान क्या होता है, एक डॉटर सेंट्रियोल जो है इट बिगिंस टू ग्रो नियर बेस ऑफ ईच मदर सेंट्रियोल एंड एट ए राइट एंगल टू इट। तो मदर और डॉटर सेंट्रियोल में दोनों को डिवाइड करने का मकसद ही यही है कि जैसे मान लीजिए जीवन फेज में ये हमने देखा कि एक सेंट्रियोल ये है, दूसरा सेंट्रियोल ये है। ये बात है जीवन फेज की। जीवन फेज के बाद एस फेज आएगा। तो एस फेज में क्या होगा, वैसे एक्चुअली जीवन फेज में ही आपका सेपरेशन हो जाना चाहिए। तो लेट मी शो इट लाइक दिस। ये सेंट्रियोल और जो दूसरा वाला सेंट्रियोल था ये दोनों अलग अलग हो गए। एस फेज में ये दोनों, तो एक हम ऐसे बना दे रहे हैं लाइक दिस और दूसरा वाला सेम कलर में।
ये जो सेपरेटेड सेंट्रियोल्स थे G1 फेज के, ये दोनों के दोनों मदर सेंट्रियोल की तरह एक्ट करेंगे। मदर सेंट्रियोल, ये भी मदर सेंट्रियोल। एंड नाउ these mother centrioles will give rise to daughter centrioles। ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, अरेंजमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो व्हाट आर दीज आर डॉटर सेंट्रियोल्स। अगली जब सेल साइकिल आएगी तो उस अगली सेल साइकिल के दौरान ये डॉटर सेंट्रियोल्स मदर सेंट्रियोल्स की तरह एक्ट करने लगेंगी। तो इस तरह से सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा और सिमिलरली सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होगा। G1S-CD-K, यहां देखिए ऊपर, G1 फेज से S फेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए हमने पढ़ा है साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस जिम्मेदार होते हैं। तो ये G1S-CD-K जो सेल साइकिल की एंट्री को ट्रिगर करता है G1 से S में, वही सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन को भी इनिशिएट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट G1S ट्रांजिशन जो होता है उसका एक मेन आइडेंटिफाइंग फीचर यही होता है कि सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होगा। तो उन दोनों इवेंट्स को कराने की जिम्मेदारी G1S-CD-K की होती है। इलोंगेशन ऑफ डॉटर सेंट्रियोल इज यूजुअली कंप्लीटेड बाय G2। इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट फेज जब S के बाद G2 आएगी तो उस दौरान ये पूरी तरह से डॉटर सेंट्रियोल्स इलोंगेट हो चुके होंगे, फॉर्म हो चुके होंगे, क्योंकि G2 के साथ ही इंटरफेस खत्म हो जाएगी। तो अब उन सेंट्रियोल्स का काम पड़ेगा। Two centriole pairs remain close together in a single centrosomal complex till late G2 phase। ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है ये एक सिंगल सेंट्रोसोम के अंदर ही चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो अभी भी व्हाट इज दिस इज सेंट्रोसोम, यानी कि लेट G2 तक ये जो दोनों पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स बने हैं वो सेंट्रोसोम के अंदर ही रहेंगे। और उसके बाद फाइनली जैसे G2 खत्म होने वाली होगी, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 और हर एक सेंट्रियोल पेयर जो है वो अलग MTOC का पार्ट हो जाएगा या अलग अलग MTOC बनाएगा अलग अलग पोल पे, दो अपोजिट पोल्स पे। और जब MTOC तैयार हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर तैयार हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लिएट करेगा रेडियल एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि फिर अब यहां से माइक्रोट्यूब्यूल से निकलना शुरू हो जाएंगे, इधर निकलेगा इधर, ठीक है। ये सब कहानी हमको मालूम है कि वन सेंट्रोसोम मूव्स टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस टू फॉर्म द टू पोल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। तो एक इधर ही रह जाएगा, एक न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड चला जाएगा ताकि दो पोल्स तैयार हो जाएं। जब माइटोसिस कंप्लीट होती है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दोबारा से बनता है, तो हर एक डॉटर सेल को एक सेंट्रोसोम मिल जाता है। अब ये डॉटर सेल जब अगली सेल साइकिल में एंटर करेगी तो यही सेंट्रोसोम जिसके अंदर एक सेंट्रियो पेयर होगा वो फिर से डुप्लीकेट करेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं बिटवीन सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, यानी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। लगभग उसी पैटर्न पे क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो रहा है जिस पैटर्न पे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो रहा है। क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डुप्लीकेशन शो करते हैं। यहां आप देख सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव ही है। देखो ओरिजिनली ये एक इकलौता सिंगल सेंट्रियोल पेयर था, एस G1 फेज में ये सेपरेट हो गया और उसके बाद एक पुराना और एक नया
एक पुराना एक नया, इसी को तो सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो दोनों, और क्रोमोसोम्स का तो हम जान ही रहे हैं, क्रोमोसोम का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने बताया था सबसे पहले? हम्म क्रोमोसोम्स जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है, डुप्लीकेशन, ये कौन बताया था? सर ने बताया था। वो तो डीएनए का बताए थे भाई, क्रोमोसोम पूछ रहे हैं हम। बताओ भैया। विसिया फेबा पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। चलो होमवर्क लिख लेना। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये किसने बताया था? कौन बोला? ठीक है, बता देंगे सब तो खोजोगे नहीं कुछ। तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों को एक ही बार रेप्लिकेट करना है पर सेल साइकिल, ताकि जो सेल है वो माइटोसिस में एंटर करे विद ओनली 2 कॉपीज, कि जो सेल डिवीजन है वो नॉर्मली प्रोपोगेट करे। इसीलिए दोनों, चाहे क्रोमोसोम हो चाहे सेंट्रोसोम्स हो, इनको सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करना है। एक से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कॉपीज तैयार हो जाएंगी, तो फिर समस्या बढ़ेगी। अब ये जो इमेज है इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें आप बस ये समझ लीजिए जो हमने पहले भी बताया था आपको कि अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, तो ये पूरा एक सेंट्रोसोम हो गया। ग्रीन, लाइट ग्रीन जो स्ट्रक्चर है वो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, इसके अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही, ये उसी से ली ही गई है ये इमेज। तो ये ग्रीन कलर में आप जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा दिख रहा होगा ना, छोटा दिख रहा है ना? कोई, हाँ कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी उसमें बता चुके हैं, फिर से ये रिपीटिशन है। तो ये देखो, ये 9 ट्रिपलेट अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ पे ए बी सी, ये सब तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी जब माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ाए थे। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, और खैर, और ये जरूर पढ़ लेना, ये वाला जो बहुत छोटा लिखा हुआ है वो ऐड करेगा बस उस प्रोसेस को। सेंट्रोसोम साइकिल, इसका ये एक इमेज हमने आपको दिखाया है अभी। ऊपर तो हमने बता ही दिया सेंट्रोसोम साइकिल कैसे चलती है। तो इसमें जो सारे स्टेप्स हैं वो एक एक करके लिखे हुए हैं। सेंट्रियोल डिसएंगेजमेंट पहला स्टेप होता है। तो इसमें क्या हो गया कि मदर और डॉटर सेंट्रियोल जो है, इनके बीच का जो टाइट लिंक है, भाई जुड़े रहेंगे ना पहले तो इनिशियली, तो वो दोनों सेपरेट होते हैं, और पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। अभी भी इन दोनों के बीच में, मदर और डॉटर सेंट्रियोल्स के बीच में लूज फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद रहते हैं। फिर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, नए सेंट्रियोल्स जो है वो देखिए यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं, जिसको प्रो सेंट्रियोल्स कह रहे हैं, ये यहाँ पे निकलना शुरू हुए। फिर सेंट्रियोल एंगेजमेंट होगा, यानी कि जो नए सेंट्रियोल्स या प्रो सेंट्रियोल्स पूरा ग्रो करके और लेंथ अपनी अटेन कर लेंगे, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जो इसका मदर सेंट्रियोल है उससे वो एंगेज होना स्टार्ट करेंगे, और उस दौरान जो प्रीवियस ये लूज फाइब्रस स्ट्रक्चर का कनेक्शन था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फिर सेंट्रोसोम का मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन का मतलब अब इन सेंट्रोसोम में, एक सेकेंड,
हेलो, कौन? हेलो। हाँ, जी सर, प्रियंका बोल रही थी। अच्छा मैडम बताइए। जी सर, हाँ सर, ये पूछना था आपसे कि 10th की मार्कशीट का फोटोकॉपी रहेगा, इंटर की मार्कशीट का फोटोकॉपी रहेगा। ओरिजिनल तो अभी आया नहीं सर, तो फोटोकॉपी जो नेट से निकलवाया गया था हाँ वो हो गया, और रजिस्ट्रेशन का एक हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी हो गया। हाँ, बस। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ था उसका फॉर्म। हाँ जी, ये बस हो गया। हाँ, और वो यूआईएन वाला, क्या यूआईएन वाला, यूनिवर्सिटी वाला। यूनिवर्सिटी वाला? हाँ, तो यूनिवर्सिटी वाला उसी में रहता है कि अलग रहता है? यूआईएन भी करवाया जाता है मैम, उसी में रहता है वो। अच्छा अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन की टाइम पे ही करवाया गया होगा। हाँ, वो करवाया गया होगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है ठीक, सर, थैंक यू सर। ओके मैम। के लिए आ जाते हैं। हाँ बच्चों, फालतू की कॉल आ जाती है। खैर, तो सेंट्रोसोम मैच्योरेशन में क्या होगा कि जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है वो सेंट्रियोल पेयर्स के दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं, इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद ये सेंट्रोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगे। बाइपोलर स्पिंडल फॉर्मेशन ये यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। एक पोल पे ये पेयर चला गया, दूसरे पोल पे ये, और फिर फाइनली सेल डिवाइड कर जाएगी। तो दिस वाज सेंट्रोसोम साइकिल। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ सेंट्रियोल का। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, दैट इज एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट के बारे में अब हम कुछ जानते हैं, क्योंकि इट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। एक्टिन फिलामेंट को और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोफिलामेंट। और ये फिलामेंट बेसिकली जी एक्टिन्स का बना होता है, ग्लोबुलर एक्टिन्स का। जी एक्टिन्स या ग्लोबुलर एक्टिन्स कई सारी इकट्ठा होती हैं तो एफ एक्टिन बनता है फिलामेंट वाला। तो इंडिविजुअल हम कह सकते हैं यूनिट्स जो होती हैं एक्टिन फिलामेंट की, वो जी एक्टिन्स होती हैं। जी एक्टिन का वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट 43 किलो डाल्टन। ये एक एटीपीएज है, इंपॉर्टेंट बात है ये। और एटीपीएज है तो जाहिर सी बात है इसके पास एक बाइंडिंग साइट होगी। किसके लिए? एटीपी के लिए। और जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो एडीपी के लिए। तो एक्टिन और ट्यूबुलिन, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ट्यूबुलिन जो होता है ये जीटीपी से या जीडीपी से बाइंड करता है, जबकि ये जी एक्टिन्स जो है वो एटीपी या एडीपी से बाइंड करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जी को आप जीटीपी जीडीपी मत बना दीजिएगा भाई, इसीलिए अभी हम बता दे रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में ना याद आए तो पता चले अच्छा जी है, लाओ जीटीपी ही कर दे। तो जी एक्टिन जो है वो एटीपी या एडीपी से बाइंड करेगा। और इसमें मैग्नीशियम आयन भी जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो एटीपी जब जुड़ता है इससे तो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, या एडीपी जुड़ेगा तब भी मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ेगा। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम। तो इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल जी एक्टिन को दिखाया गया है, और ये पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन की साइकिल ही दिखाई गई कि कैसे इंडिविजुअल जी एक्टिन जो है वो किस स्टेट में जुड़ते चले जाते हैं और एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कब वो उसमें से डीपॉलीमराइज होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो कुछ नहीं, अगर एडीपी बाउंड है तो डीपॉलीमराइज होगा, और अगर एटीपी बाउंड है तो पॉलीमराइज होगा। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है, और इसी स्टेट में ये घूमते रहते हैं। जी एक्टिन जो है एक बहुत ही कंजर्व्ड साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। हाईली कंजर्व्ड का मतलब ये हो गया कि लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स, जितने भी प्रिमिटिव सेल्स हैं वहां से लेके और एडवांस्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में हाई कंसंट्रेशन में ये पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन है ये मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में, सेल के अंदर पाई जाने वाली। तो एक एक ये चीज होती है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सी है, तो बताओ कौन सी है?
भैया तुम्हारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? नहीं मालूम किसी को? कोलाजन। तो कोलाजन बॉडी में पाई जाती है, लेकिन सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट। मेरी आवाज आ रही है? क्लास चल रही है? लाइव है कि नहीं? कोई बोलेगा? आ रही है। धन्यवाद। तो सेल के अंदर जो है वो जिएक्टिन, और बॉडी में कोलेजन मेनली मैट्रिक्स बनाने के काम आता है। कोलेजन यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, कई तरह से मॉडिफाई होके। तो जाहिर सी बात है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कनेक्टिव टिश्यू। जी एक्टिन सब यूनिट्स जो है यही असेंबल होंगे हेड टू टेल, और जिससे एफ एक्टिन तैयार होगा, जिसको फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस इमेज में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये क्या है, ये इंडिविजुअल जी एक्टिन है, और उसके बाद जब इस तरह से ये अरेंज हो गया तो ये एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो गया। और अब यहाँ पे देखो, ये एक है एफ एक्टिन, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें कलरफुल इमेज में, तो यहाँ पे आपको दो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ट्विस्टेड फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट। तो फिलामेंट में दो एफ एक्टिन एक दूसरे से एंगेज रहते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में। इसमें आपको प्लस एंड इधर नजर आ रहा है और माइनस एंड इधर नजर आ रहा है। प्लस एंड का मतलब ये हो गया कि जहां पे जिस साइड से ये जी एक्टिन जुड़ते जा रहे हैं। माइनस एंड का मतलब ये हो गया जिस साइड से जी एक्टिन जो है उससे निकलते जा रहे हैं, डीपॉलीमराइजेशन होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब कि दो एंड्स हैं, दो टाइप के एंड्स हैं, एक एंड से कुछ जुड़ रहा है, दूसरे एंड से निकल रहा है। तो इसीलिए इसको हम पोलैरिटी कहते हैं। पोल्स मौजूद हैं, प्लस पोल माइनस पोल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एफ एक्टिन में डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल पोलैरिटी होती है, वही मतलब है उसका, प्लस एंड माइनस एंड को ही पोलैरिटी कहते हैं। और दो जो ये साइन पैरेलल का है, पैरेलल, तो टू पैरेलल एफ एक्टिन्स ट्विस्ट अराउंड ईच अदर इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स। इसको भी आपको याद रखना है, राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होती है टू फॉर्म एन एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सपोज दिस इज जी एक्टिन, दिस इज एफ एक्टिन, और ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? थिनर होते हैं, लगभग 7 से 8 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और छोटे होते हैं। किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स से। तो माइक्रोट्यूब्यूल से अगर इनको हम कंपेयर करेंगे तो ये थिन होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और शॉर्टर होते हैं। एक्टिन फिलामेंट पोलर स्ट्रक्चर है, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो भी पोलर स्ट्रक्चर, वहां पे भी हमने प्लस और माइनस एंड्स देखे थे। जो फास्ट ग्रोइंग होता है वो प्लस एंड होता है, जिसको बार्ब्ड एंड भी कहते हैं। यहाँ पे देखो, बार्ब्ड एंड है ये। स्लो ग्रोइंग जो होता है वो माइनस एंड होता है, जिसको पॉइंटेड एंड भी कहते हैं। ये पॉइंटेड एंड है, माइनस एंड है। इसका मतलब यहाँ से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये पूरा एक्टिन फिलामेंट है। और जो पॉलीमराइजेशन का रेट होता है प्लस एंड पे, वो 10 टाइम्स हायर देन माइनस एंड, यानी कि 10 गुना तेजी से पॉलीमराइजेशन हो रहा है। पॉलीमराइजेशन एक्चुअली में तो माइनस एंड पे डीपॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि डीपॉलीमराइजेशन की रेट के 10 गुना ज़्यादा ये पॉलीमराइजेशन की रेट हो रही है। देखेंगे उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं अभी, ताकि लेंथ जो है वो कांस्टेंट बनी रहे। उसके लिए भी वो ट्रेडमिलिंग और होता है, टर्म अभी आएगा आगे। 2 फॉर्म्स ऑफ जी एक्टिन है हमारे पास, एक एटीपी बाउंड है और दूसरी एडीपी बाउंड। जितनी भी फ्री एक्टिन होती है या फ्री जी एक्टिन होती है वो एटीपी बाउंड स्टेट में होती है, और जब वो असेंबल होना स्टार्ट होती है, जैसे ऊपर आप देखें ये फ्री जी एक्टिन है तो एटीपी बाउंड स्टेट में, लेकिन जब ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू करेंगे तो इस जुड़ने की प्रोसेस के दौरान चाहिए एनर्जी।
और तब ये एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी बाउंड एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस फॉर्म में जब रहता है एक्टिन तो वो एडीपी बाउंड स्टेट में रहता है, और जब फ्री फॉर्म में रहता है तो जी एक्टिन के फॉर्म में वो एटीपी बाउंड स्टेट में रहता है। और अब यहाँ पे दोनों तरीके की बातें देखो, यहाँ पे इसको हम सोच रहे हैं कि मिटा ही दें, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड, लीव इट। क्योंकि अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर बैक पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी पड़ेगी हमको, तो कन्फ्यूजन का पॉइंट हमने हटा दिया। अब यहाँ पे आप एक्टिन फिलामेंट को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक इसका व्यू है एक्टिन फिलामेंट का। यहाँ पे देखो ट्विस्टिंग आपको नज़र आ रही होगी अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो। ये जो एक्टिन फिलामेंट है बेसिकली इसी को माइक्रो फिलामेंट कह रहे हैं जब ये ट्विस्टेड स्टेट में, यानी कि दो एफेक्टिन एक दूसरे से ट्विस्ट कर चुके हैं। और अब तो ये पहला वाला क्या है, ये एक सिंगल एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक व्यू आप देखेंगे तो ये माइक्रोविलाई है, ठीक है। माइक्रोविलाई के अंदर भी एक्टिन फिलामेंट्स ही प्रेजेंट रहते हैं, तभी वो माइक्रोविलाई जो है वो अपने शेप को, अपने पॉस्चर को मेंटेन कर पाता है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको फ्लोरेसेंट माइक्रोग्राफिक इमेज दिख रही है। इसमें ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेस फाइबर्स, और जो ग्रीन कलर का ये आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं वो ऐसे इलाके हैं जहां से ये स्ट्रेस फाइबर्स जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रेस फाइबर्स क्या है, दे आर नथिंग बट एक्टिन फिलामेंट्स। तो स्ट्रेस फाइबर की अगर हम बात करें तो आप देखें क्या होते हैं स्ट्रेस फाइबर्स, दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन बंडल्स फाउंड इन नॉन मसल सेल्स। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नॉन मसल सेल्स में जब ये एक्टिन बंडल्स प्रेजेंट होते हैं तब इसको स्ट्रेस फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग फॉर्म करती हैं, तो उनको भी भाई प्रेशर झेलने के लिए स्ट्रेंथ उनको चाहिए, तो इसीलिए ये स्ट्रेंथ ये एक्टिन फिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से इन फाइबर्स को स्ट्रेस फाइबर्स कहते हैं। लास्ट ये वाली जो इमेज है चौथी, ये इमेज बेसिकली स्ट्राइटेड मसल की इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक। इसमें जैसी इमेज आई वैसी लगा दी गई, इसमें कोई कलरिंग नहीं की गई, कोई चेंज नहीं किया गया, इसीलिए इसको देखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पे आप स्नैपशॉट लेंगे, तो एक्चुअली में स्नैपशॉट उसमें नहीं लिया जाता है, मोबाइल से लिया और फ़ोटो खींच लिया हो गया। उसके लिए सैंपल प्रिपेयर करने से लेके और फाइनल फ़ोटोग्राफ निकालने तक कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। यू हैव टू प्रिपेयर द एंटायर मटेरियल और इट टेक्स अ टाइम ऑफ अ वीक एट लीस्ट, तब जाके आप फ़ोटो उस सैंपल को इस तरह से तैयार कर पाते हैं ताकि उसकी फ़ोटो क्लियर आए। एक्टिन पॉलीमराइजेशन एंड डायनेमिक्स की अब हम जरा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में एक्टिन जो हमने बताया जी एक्टिन से एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इन विट्रो पॉलीमराइजेशन स्टडी की गई, तो इसमें देखा गया कि 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। पहला फेज जो होता है वो होता है न्यूक्लिएशन फेज। न्यूक्लिएशन फेज को लैग फेज भी कहते हैं। लैग फेज का मतलब ये हो गया कि पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यूक्लिएशन का मतलब क्या हो रहा है, अभी खैर बताया था हमने थोड़ी देर पहले। अच्छा, उससे पहले भी एक और चीज़ समझ लीजिए, जो हमने यहाँ पे इमेज दे रखा है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो ये माइक्रोविलाई हैं, और इन माइक्रोविलाई के अंदर ये रेड कलर की लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स हैं। और माइक्रोविलाई के जस्ट नीचे यानी कि कॉर्टिकल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म में भी आपको पूरा एक वेब, एक नेटवर्क जो है एक्टिन फिलामेंट्स का, लाल कलर जहां देखो इस पूरे डायग्राम में वो एक्टिन है, बस इतना जान लो। तो पूरा एक नेटवर्क या वेब आपको नजर आ रहा है
टर्मिनल वेब जिसको कहते हैं वो एक्टिन का। तो इसका क्या काम है, एक तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये क्या है, ये जंक्शन पॉइंट्स हैं एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, तो उन जंक्शन पॉइंट्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ सिर्फ ऊपर वाला जिसको हम टाइट जंक्शन कह रहे हैं, सबसे ऊपर, जिसकी वजह से लीकेज वगैरह प्रिवेंट होती है एक सेल से दूसरे सेल में, वहां तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर ही रहा है, फर्मनेस प्रोवाइड कर ही रहा है, पूरी जंक्शन लेंथ के अलोंग आप देखिए एक्टिन फाइबर्स या एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो स्प्रेड है। यानी कि सेल के बीच में जो भी एस्टेब्लिशमेंट है बिकॉज ऑफ दीज जंक्शंस, उसको फर्म करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये एक्टिन फिलामेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ये कैसे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ये फिलामेंट, इसका एक ये डायग्राम है। बाकी ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक्टिन के जस्ट पीछे हैं, और ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से दे आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आराम से जब पीडीएफ देंगे तो देखना डायग्राम को। तो न्यूक्लिएशन फेज में बेसिकली होता क्या है कि जो जी एक्टिन होता है वो एग्रीगेट यानी इकट्ठा होता है इनटू अ शॉर्ट एक्टिन न्यूक्लियस। तो इसका भी नीचे हम इमेज दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। तो पहला फेज जी एक्टिन मान लो ऐसे है, ये एक जी एक्टिन है तो ये जाएगा एक और जी एक्टिन से मिल जाएगा, फिर ये एक और जी एक्टिन से मिल जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। एक्चुअली न्यूक्लिएशन जो है वो 3 जी एक्टिन की प्रेजेंस में होता है, 3 जी एक्टिन चाहिए न्यूक्लियस तैयार करने के लिए। सेकेंड फेज आती है इलॉन्गेशन फेज, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो रैपिडली इलॉन्गेट करते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, और इसमें जी एक्टिन ऐड होते चले जाते हैं नए नए। एक बार ये न्यूक्लियस तैयार हो गया 3 जी एक्टिन्स का तो उसके बाद तो इलॉन्गेशन हो जाएगी। फिर आती है तीसरी फेज जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट फेज। इसमें क्या होता है कि यहाँ फिलामेंट्स और मोनोमर्स इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस रेट से पॉलीमराइजेशन हो रहा है इट इज बैलेंस्ड बाय डीपॉलीमराइजेशन फ्रॉम द एंड्स। पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन दोनों का रेट जो है वो सेम हो जाता है। अब जरा न्यूक्लिएशन की प्रोसेस देख लेते हैं, जो हमने अभी आपको ऊपर दिखाया कि 3 जी एक्टिन मिलेंगे तो न्यूक्लियस तैयार होगा। तो एक्टिन फिलामेंट असेंबली का जो शुरुआत होता है यानी एक्टिन फिलामेंट का जो फॉर्मेशन होता है, इसके लिए एक ट्राइमेरिक न्यूक्लियस तैयार होना चाहिए और इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। ट्राइमेरिक आपने देख लिया, 3 यूनिट्स थी। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन जो होता है यानी कि अपने आप जो न्यूक्लिएशन होना है वो काइनेटिकली अनफेवरेबल होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 3 जी एक्टिन को आप रख दीजिए एक जगह तो अपने आप मिल जाएंगे और न्यूक्लियस तैयार कर देंगे, नहीं, क्योंकि काइनेटिकली अनफेवरेबल होता है। तो अब इसको फेवरेबल कैसे बनाया जाए, या ये जो काइनेटिक हिंड्रेंस है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो 2 क्लास होती हैं प्रोटीन्स की जो इस स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन की नीड जो है, यानी कि कुल मिला के काइनेटिक नीड जो है उसको बाईपास करती हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, इनको एक्टिन न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स कहते हैं, और ये 2 हैं मेनली, ARP2 एंड 3, और दूसरी टाइप की है फॉर्मिन। ARP स्टैंड्स फॉर एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन। तो ये जो 2 ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं ARP2-3 और फॉर्मिन्स, ये न्यूक्लिएशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है। मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैकेनिज्म पूरी है, इसको हम अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इट्स जस्ट फॉर द रेफरेंस, आप बाद में इसको समझेंगे। ध्यान दीजिए ARP2 एंड 3 और इन ARPs के साथ 5 और प्रोटीन्स, और वो कौन कौन सी हैं, ARP-C1, C2, C3, C4 एंड C5। ये सभी प्रोटीन्स मिलके यानी ARP-2-3, C1, C2, C3, C4, C5, ये सभी प्रोटीन्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करती हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 220 किलो डाल्टन,
और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ARP2/3 कॉम्प्लेक्स। C stands here for complex। न्यूक्लिएशन की प्रोसेस अब यहां पे आप समझ लीजिए, एक जी एक्टिन, 2 जी एक्टिन, 3 जी एक्टिन्स, और अब 3 के बाद इसमें और ज्यादा ऐड होता चला जाएगा। यानी ट्राइमर जो है, ध्यान रखना है, पहले जी एक्टिन से दूसरा जी एक्टिन, ये जो बाइंडिंग होती है ये बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन दूसरे से जब तीसरा भी आके जुड़ जाता है तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, और अब फर्दर जो जी एक्टिन का एडिशन यहाँ पे होता चला जाएगा। ट्यूबुलिन की अगर हम बात करें तो ट्यूबुलिन में जो न्यूक्लियस होता है वो इतना सिंपल नहीं होता है कि यहाँ पे जैसे एक्टिन में हम देख रहे हैं 3 मिलके न्यूक्लियस बना दिए। ट्यूबुलिन में कम से कम 13 ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स, 13 या उससे ज़्यादा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स चाहिए जो कि एक रिंग तैयार करते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो हम देख ही सकते हैं। और फिर वो रिंग जो है वो एक्सटेंड होगी, जिससे पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, अब हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जो सबसे पहला फेज न्यूक्लिएशन वाला फेज होता है वो उस लैगिंग होती है। उसमें यहाँ पे देखो कहाँ था, हाँ दिस न्यूक्लिएशन फेज, इसको लैग फेज भी कहते हैं। तो उसका कारण क्या है? लैग फेज इसको कहने का कारण ये है कि जो हमने अभी आपको बताया, पहले जी एक्टिन से दूसरा जी एक्टिन ये वीक होता है इंटरेक्शन, लेकिन फिर दूसरे से तीसरा जब जुड़ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद फिर जुड़ते चले जाएंगे। यानी ये जो इनिशिएशन हो रहा है न्यूक्लियस फॉर्मेशन का, ये धीरे धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिलेटिवली वीक इंटरेक्शन बिटवीन द इनिशियल जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए इसको हम लैग फेज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन्ड है कि असेंबली ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटिवली स्लो, which explains the lag phase seen during polymerization। अब इस लैग फेज को हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम पहले से बना हुआ न्यूक्लियस कहीं से ले आके डाल दें, यानी कि 3 का जो ग्रुप है ना, तो फिर क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का जो माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का भी न्यूक्लियस डाल दीजिए 13 वाला, तो भी फिर शुरू हो जाएगी प्रोसेस, तो लैग फेज नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरह से एक्टिन का भी अगर ये 3 वाला ग्रुप हम डाल दें तो लैग फेज खत्म, फिर स्टार्ट हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। ऊपर जो कॉम्प्लेक्स था ARP2/3 कॉम्प्लेक्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, एंड इट इज हाईली कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज, यानी पाया ही जाएगा, इसके बिना सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, यूकैरियोटिक सेल का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, इट बाइंड्स टू साइड्स ऑफ एग्जिस्टिंग फिलामेंट्स एंड इनिशिएट्स पॉलीमराइजेशन। ठीक है भाई, जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया तो भाई उसका काम ही यही है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अ न्यू फिलामेंट एट अ डिस्टिंक्टिव 70 डिग्री एंगल फ्रॉम एग्जिस्टिंग फिलामेंट्स। ऊपर आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार हो रहा है, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार हो रहा है और तैयार हो चुका है, और ऑलरेडी ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर रहा है, और एक इधर पॉलीमराइज कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है। ये जितने भी पॉलीमराइजेशंस हो रहे हैं इनमें एक दूसरे के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 70 डिग्री, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो नए नए पॉलीमर्स में या नए नए माइक्रोफिलामेंट्स में वो बनी रहे। उसका कारण बस यही है 70 डिग्री वाला। ठीक है, ये इमेज अभी नहीं, अभी आते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो ARP2/3 कॉम्प्लेक्स ऊपर हमने आपको दिखाया, ये भी हमेशा नहीं एक्टिवेट रहता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और इसके एक्टिवेशन के लिए न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, NPF। ठीक है, मैमेलियन सेल्स में बहुत तरीके के कई सारे ये न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं।
जिसमें से दो मेन है, वैस्प एंड वेव्स। ये दो न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर जो क्या करेंगे, ARP23 कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेंगे और फिर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। WASP स्टैंड्स फॉर विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम प्रोटीन, WASP। और वेव्स मतलब WASP फैमिली वर्प्रोलिन होमोलॉगस प्रोटीन, वेव। नाम बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये क्या है, दे आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, और ये बेसिकली हैं क्या, फंडामेंटल एक्टिन साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजर्स। यानी कि एक्टिन के साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइज करना, या यूं सिंपली कहें कि एक्टिन के नए नए फिलामेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड दे आर फाउंड थ्रू आउट यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ARP23 कॉम्प्लेक्स की। अब हम बात करेंगे फॉर्मिन्स की। मैंने बताया था आपको कि दो टाइप की प्रोटीन्स जो है वो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन की प्रोसेस को जो है वो ओवरकम करती हैं। तो पहला ARP23 कॉम्प्लेक्स था, अब ये फॉर्मिन आ गया। फॉर्मिन क्या है, फॉर्मिन एक मल्टी डोमेन प्रोटीन है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक डोमेन होता है वो FH डोमेन कहलाता है, या फॉर्मिन होमोलॉजी डोमेन, जिसमें दो डोमेन्स होते हैं, FH1 और FH2। यहाँ पे इसका एक डायग्राम है, आप यहाँ पे देखें। ये क्या है, ये दिस इज दी फॉर्मिन प्रोटीन। ये है हमारी फॉर्मिन प्रोटीन। मल्टी डोमेन प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे डोमेन है, G बाइंडिंग डोमेन है, DID DD, सबके नाम से कुछ लेना नहीं। मेन हमारा यहाँ पे जानना क्या, FH1 और FH2, ये दो डोमेन्स जो हैं। एक्टिव का मतलब क्या है, जब ये डोमेन्स एक दूसरे से भी इंटरेक्ट ना कर रहे हैं। इनएक्टिव, अगर FH2 डोमेन जो है वो आके अटैच हो गया G एक्टिन बाइंडिंग डोमेन से, तो इस कंडीशन में ये इनएक्टिव स्टेट में चली जाती। इन जनरल जो फॉर्मिन होता है वो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और इसी डाइमर के फॉर्म में ये फॉर्मिन प्रोटीन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को प्रोपगेट कराती है। कैसे कराती है वो हम समझेंगे अभी। तो जो FH1 डोमेन है यहाँ पे, दिस वन डार्क ग्रीन, इट इंटरैक्ट्स विद G एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोफिलिन। ये एक दूसरी प्रोटीन से इंटरैक्ट करता है जिसका नाम है प्रोफिलिन, या ADF प्रोटीन इसको कहते हैं। और इस प्रोफिलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये G एक्टिन को लेकर आती है FH या फॉर्मिन प्रोटीन के पास। तो इट प्रोवाइडिंग G एक्टिन फॉर फिलामेंट असेंबली। समझो इसको, फॉर्मिन प्रोटीन है ये, इसका FH1 जो डोमेन है वो प्रोफिलिन प्रोटीन से बाइंड करेगा, और प्रोफिलिन क्या है, एक G एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो प्रोफिलिन अपने साथ G एक्टिन लेके आई। बगल में जो FH2 डोमेन प्रेजेंट है ये न्यूक्लिएट करेगा F एक्टिन को। FH2 डोमेन जो होता है वो परसिस्टेंटली एसोसिएटेड रहता है विद द फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड। FH2 डोमेन का काम ही यही है कि ये बेसिकली प्लस एंड को लगातार ग्रो कराता रहे। जैसे नीचे यहाँ पे डायग्राम आप देखिए, ये क्या है, येलो कलर में जो दिखाए जा रहे हैं आपको, ये हैं ATP बाउंड एक्टिन, और जो डार्क येलो में या ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा होगा यही प्रोफिलिन प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोफिलिन जो है ये G एक्टिन से बाइंड करके उसको ले आ रही है कहाँ पे, फॉर्मिन के पास। अब ये फॉर्मिन जो डाइमर है ये इन एक्टिन मॉलिक्यूल्स को, G एक्टिन मॉलिक्यूल्स को, विच आर ATP बाउंड, उनको जोड़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे जुड़ते चले जा रहे हैं ये,
तो इनका एटीपी हाइड्रोलाइज होता जा रहा है और अब ये इनका कलर चेंज हो गया, यानी अब ये एडीपी बाउंड जी एक्टिन हो गए। अब जी एक्टिन तो रहे नहीं, अब तो ये एफेक्टिन में कन्वर्ट हो गए क्योंकि ये फिलामेंट का पार्ट हो गए। तो इसी तरह से ये फॉर्मिन जो प्रोटीन है या फॉर्मिन डाइमर है, ये लगातार देखो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से फिलामेंट की ग्रोथ होती चली जा रही है। ठीक है। अब फॉर्मिन का फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? तो फॉर्मिन का फंक्शन जो है वो रेगुलेट करता है रो जीटीपी। फॉर्मिन प्रोटीन में रो बाइंडिंग डोमेन होता है, जहां पे रो जीटीपी आके बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट होता है। न्यूक्लिएशन के अलावा फॉर्मिन का और क्या काम है? इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स इलोंगेशन ऑफ प्लस एंड। तो न्यूक्लिएशन यानी असेंबली स्टार्ट कराना और उसके बाद इलोंगेट कराना, दोनों जिम्मेदारी फॉर्मिन की होती है। तो फॉर्मिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायनेमिक इंस्टेबिलिटी और ट्रेडमिलिंग की। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो हाईली डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। मतलब कि एक बार को बन रहे हैं, दूसरी बार को वहीं पे साइमल्टेनियसली टूट भी रहे हैं। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में ज़्यादा पाई जाती है, जबकि ट्रेडमिलिंग जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है। ट्रेडमिलिंग का कॉन्सेप्ट हम पहले बताए हैं तुम लोगों को कि नहीं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जब पढ़ा रहे थे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं, याद है किसी को? हमको लग रहा है हम बताए हैं, लेकिन फिलहाल सबको याद नहीं है। हाँ, तो खैर फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। देखो, ट्रेडमिलिंग का मतलब तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इतना ये नहीं देखना है हमको, उसके रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं जाना है। हमको बस एक लाइन यहाँ पे समझनी है कि ट्रेडमिलिंग का मतलब ये होता है कि जो पॉलीमर है वो एक कांस्टेंट लेंथ अपनी मेंटेन करेगा, लेकिन कांस्टेंट लेंथ मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि वो रुका हुआ है। कांस्टेंट लेंथ कैसे मेंटेन हो रही है कि प्लस एंड पे वो जुड़ता जा रहा है जी एक्टिन इसमें, और माइनस एंड से निकलता जा रहा है, लेकिन जो रेट है जुड़ने और निकलने का वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। इस वजह से लेंथ जो है वो एक जैसी बनी हुई है फिलामेंट को। दैट इज कॉल्ड ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग का मतलब वही हो गया ना, खड़े खड़े ट्रेडमिल पे आप दौड़ते रहेंगे तो कहीं पहुंचेंगे तो है नहीं, लेकिन दौड़ भी रहे हैं आप। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जुड़ भी रहा है लेकिन लेंथ बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि निकल भी रहा है इधर से। दैट इज ट्रेडमिलिंग। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो जिस एंड पे जीटीपी नहीं प्रेजेंट होता है उस एंड से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बहुत तेजी से टूटते रहते हैं, है ना? जीडीपी ट्यूबुलिन जिसको हम कहते हैं। लेकिन जिस एंड पे जीटीपी कैप लगी होती है, जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से लॉस नहीं होता है। तो dynamic instability is decided by whether the microtubule is bound with the GTP और GDP। यही केस, सिमिलर केस जो है वो एक्टिन के साथ हो सकता है, जहाँ पे ATP या ADP बाइंडिंग जो है वो होगी एट द प्लेस ऑफ GTP एंड GDP। ठीक है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं एक्टिन फिलामेंट्स की। ये जो इमेज है और इमेज के नीचे जो टेक्स्ट है, इसको आप फिर से ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शंस की बात करेंगे एक्टिन फिलामेंट के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं यूकैरियोट्स में। शेप एनिमल सेल्स का ये जिम्मेदार है। किस किस चीज़ को ये सपोर्ट करता है? सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, जैसे माइक्रोविलाई के अंदर घुसा हुआ था। मेम्ब्रेन रफल्स। मेम्ब्रेन रफल्स का मतलब ये हो, और पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, यू,
जैसे मेम्ब्रेन का जो अंडुलेटिंग मूवमेंट टाइप का होता है इस तरह का, या एक स्पेसिफिक रफलिंग या इस तरह का शेप अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए भी एक्टिन जिम्मेदार है। इसके अलावा सेल सेल जंक्शन फॉर्मेशन, हमने ऊपर आपको डायग्राम दिया है, उसमें साफ साफ देख सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म के एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट में भी ये हेल्प करेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स कराता ही है। एंडोसाइटोसिस कराएगा। फिर एनिमल सेल्स में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। क्लीवेज फरो के थ्रू साइटोकाइनेसिस होती है तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाने की जिम्मेदारी भी एक्टिन फिलामेंट्स की होती है। बहुत तरीके के डायनेमिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि लैमेलिपोडिया, फेलोपोडिया, जिससे ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प मिलती है। सेलुलर क्रॉलिंग मूवमेंट जिसकी हेल्प से होता है। क्रॉलिंग मतलब कि जैसे छिपकली चलती है, क्रीप नहीं, वो तो क्रीपिंग हो गया। क्रॉलिंग का मतलब हो गया जैसे कि वो होता है क्या, अरे क्या होता है, मिलीपीड, सेंटीपीड, हाँ, तो उनकी क्रॉलिंग मूवमेंट होती है। अच्छा, सेलुलर क्रॉलिंग मूवमेंट, वो तो क्रॉलिंग हो गई ऑर्गेनिज्म की। सेलुलर क्रॉलिंग की अगर हम बात करें तो अमीबा का मूवमेंट हो गया। या एम्ब्रियोनिक सेल्स भी डेवलपमेंट के दौरान माइग्रेट करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्टिंग होती है फेट मैप्स के हिसाब से एम्ब्रियो में। WBCs का टिश्यूज में इन्वेजन, जब कहीं चोट चपेट लग जाए तो वहाँ पे WBC का पहुँचना। इसके अलावा वुंड हीलिंग के दौरान जो सेल्स माइग्रेट करती हैं और वहाँ पहुँचती हैं, रिपेयर करती हैं। इन सब प्रोसेस में एक्टिन फिलामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो क्रॉलिंग मूवमेंट्स हैं सेल के, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन। डायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब एक एंड से जुड़ रहा है, बन रहा है, दूसरे एंड से खत्म हो रहा है। तो ये क्रॉलिंग मूवमेंट्स में 3 कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स या 3 स्टेजेस होती हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की। पहला तो एक्सटेंशन होगा या प्रोट्रूजन होगा लीडिंग एज का। मतलब कुछ नहीं, जैसे जानवर है या सेल है तो पहले ये आगे की तरफ अपने आप को फेंकेगा, उसके बाद तो ये आगे की तरफ मूवमेंट हो गया, उसके बाद जहाँ से ये ऐसे चिपक गया नीचे तो उसके बाद फिर अटैचमेंट होगा, ये एक्सटेंशन हो गया, ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट हो गया, और उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि ये अपने आप को पीछे से वापस खींच लेगा, जैसे केचुआ चलता है उस तरह से समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एक्सटेंशन आगे की तरफ बढ़ा, अटैचमेंट ऑफ द लीडिंग एज टू द सबस्ट्रेटम, ये अटैच हो गया, और रिट्रैक्शन ऑफ द रियर ऑफ द सेल इनटू द सेल बॉडी, तो पीछे जो बचा खुचा हिस्सा था उसको वापस खींच लिया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो ये जो एक्सटेंशन है लीडिंग एज का, इसी में पॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंकिंग एक्टिन फिलामेंट्स की अपना अहम रोल प्ले करती है। इसका एक इमेज था, वो शेयर करना भूल गए, देख लेना बुक में, नहीं तो शेयर कर देंगे। So this was all about centrioles and actin filaments today.